हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय का, अर्थात ज्योग्राफी। बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भूगोल विषय की पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया है। एक पुस्तक है सैद्धांतिक भूगोल और दूसरी पुस्तक है प्रायोगिक भूगोल। तो जो सैद्धांतिक भूगोल पुस्तक है उसके भी 2 भाग हैं, एक है खंड ए और दूसरा है खंड ब। खंड ए के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के मूल तत्व का और खंड ब के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बच्चों, ये आपका सिलेबस है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि खंड ए के अंतर्गत जो कि मानव भूगोल के मूल तत्व से संबंधित है, इसमें 12 चैप्टर को समावेशित किया गया है। और जो खंड ब है, जो भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 13 चैप्टर हैं। इनका अध्ययन हम स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियोस में करेंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो बच्चों, जो पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा का। बच्चों, कक्षा 11 में आपने भूगोल शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन आप तो भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं, इसके लिए आपको इसके बारे में बहुत अच्छी सी परिभाषा कक्षा 11 में याद करवाई गई थी। भूगोल शब्द का अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो क्या है? ज्योग्राफी है। और हम ज्योग्राफी शब्द कहाँ से लेकर आए? ग्रीक शब्द से, यानी कि ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया है और वहीं से ज्योग्राफी शब्द बना। तो बच्चों, जो ज्योग्राफी है उसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे कि जियो और ग्राफिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जियो से और ग्राफिया से। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करने वाला जो विषय है वो क्या है? ज्योग्राफी है। लेकिन बच्चों, इस पृथ्वी के ऊपर कौन रहता है? मानव रहता है। तो जो भूगोल शब्द है उसकी कंप्लीट परिभाषा क्या है? मानव के निवास के रूप में। यदि हम मानव को हटा देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन कौन करेगा? जी हाँ बच्चों, इसलिए हमने क्या शामिल किया कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो बच्चों, ये तो थी भूगोल की परिभाषा। आप अपना पेन, बुक और नोटबुक हमेशा अपने साथ में रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो बच्चों, ये थी भूगोल की परिभाषा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि जो भूगोल शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि पृथ्वी गोल है। और अंग्रेजी में हम भूगोल को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया? यूनान से आया, यानी कि ग्रीक भाषा का जो शब्द है ज्योग्राफिया से आया है। बच्चों, एक सवाल यहाँ पर बन जाता है। वैसे तो ज्योग्राफी का प्रत्येक शब्द अपने आप में सवाल है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब क्या होगा? ग्रीक भाषा के शब्द से। उसी प्रकार एक और सवाल बन जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो बच्चों, उन व्यक्ति का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द का इस्तेमाल किया। क्या लिखेंगे हम इसे? इरेटोस्थनीज। और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान देश के, यानी कि ग्रीक देश के रहने वाले थे। तो ये अपने आप में एक सवाल है। उसी प्रकार जो भूगोल के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जो सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किया, उनको हमने भूगोल का पिता कहा। और वो कौन है? हिकेटियस है।
यानी कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया, और जो भूगोल के जनक हैं वो कौन है बच्चों? जनक है हिकेटियस। और ये भी अपने आप में सवाल बन जाते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन आपको याद रखना है। तो बच्चों आप लिखेंगे इसको। ये देखिए, ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया, और ज्योग्राफी के फादर यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने विश्व भर में जो भूगोल विषय से संबंधित सामग्री बिखरी पड़ी थी, स्कैटर्ड थी, उनका व्यवस्थित अध्ययन किया। इसीलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन कहलाते हैं? हिकेटियस कहलाते हैं। और ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों नोट कर लेंगे, भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा कि भूगोल शब्द के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज हैं, और भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के बारे में। बच्चों यदि हम भूगोल को एक वृक्ष माने तो भूगोल की कितनी शाखाएं नजर आ रही है आपको? 2 शाखाएं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। कक्षा 11 में आपने किसका अध्ययन किया था? भौतिक भूगोल का। और कक्षा 12 में हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का। तो बच्चों जो भौतिक भूगोल होती है उसके अंदर केंद्र बिंदु कौन रहता है? भूआकृतिक कारक, जैसे कि पर्वत, पठार, पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान आदि बातें। उसी प्रकार बच्चों मानव भूगोल में जो केंद्र बिंदु है वो कौन रहेगा? शब्द से ही पता चल रहा है कि मानव भूगोल में केंद्र बिंदु रहेगा मानव, और मानवीय तथ्यों से संबंधित बातों का अध्ययन हम इसमें करेंगे, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जन स्थानांतरण, परिवहन, कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे आदि विषय सामग्री का अध्ययन हम किस में करेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं कि मानव भूगोल का विकास कब हुआ। मानव भूगोल का विकास 18वीं सदी में हुआ, और सबसे पहले इसको जो व्यवस्थित अध्ययन किया है वो है जर्मनी के भूगोलवेता फ्रेडरिक रैटजेल, और उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रखना है वो है फ्रेडरिक रैटजेल। जो फ्रेडरिक रैटजेल है वो कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी है। उनके देश को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों लिखेंगे आप इसे। मानव भूगोल का जो उद्भव है और विकास वो मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल हैं, जो कौन से देश के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। तो बच्चों इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप क्या लिखेंगे कि एंथ्रोपोज्योग्राफी जो नामक पुस्तक है वो इन्होंने लिखी है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर मानव भूगोल की बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों आप लिखेंगे इसे। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए बच्चों यहाँ पर प्रत्येक शब्द पर आपको ध्यान देना है। इन्होंने क्या बताया कि ये जो मानव समाज है और धरातल के बीच, यानी कि ये तो हो गया मानव और ये हो गया प्रकृति। यहाँ पर 2 चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, मानव और प्रकृति। और इन दोनों के बीच का जो पारस्परिक अध्ययन है, इनकी जो क्रियाएं हैं, इसी का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। और अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। बहुत धीरे धीरे यदि आप 2-4 बार इसे लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और शब्दों को पकड़ लीजिए आप तो कि क्या है? मानव समाज है और धरातल है, और इनके बीच का जो संश्लेषित अध्ययन है वो क्या कहलाएगा?
मानव भूगोल कहलाएगा। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मानव भूगोल की परिभाषा है इसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं, बार बार आप देखोगे कि मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति, और इसी की जो कुछ विचारधाराएं हैं इन्हें हम कहते हैं मानव वातावरण से संबंधित विचारधारा। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है नियतिवाद। ये क्या होता है बच्चों? जब मानव और वातावरण के बीच के संबंधों की बात करते हैं तो कुछ विचारधाराएं हमारे सामने आती है। जैसे पहली विचारधारा है नियतिवाद। नियतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति प्रधान है, मानव प्रधान नहीं है। यानी कि हमें किसके आदेशों को मानना चाहिए? प्रकृति के आदेशों को मानना चाहिए। प्रकृति हमारी स्वामी है। ऐसी विचारधारा किसकी है? नियतिवाद की। तो इसमें कौन सा तत्व प्रमुख हो गया? प्रकृति का जो तत्व है वो प्रमुख हो जाता है। इसके विपरीत एक और विचारधारा आती है संभववाद। संभववाद के अंदर मानव को प्रधान बताया जाता है और ये कहा जाता है कि मानव प्रकृति का स्वामी है। यानी प्रकृति को मानव ने गुलाम बना लिया है और वो जैसे चाहे वैसे वो प्रकृति को निर्देशित कर सकता है। तो बच्चों जो ये परिभाषा है वो किससे प्रेरित है? नियतिवाद से प्रेरित है। इसी प्रकार फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या है जो कहाँ की निवासी है? अमेरिका की निवासी है। उन्होंने उनसे भी बढ़कर एक परिभाषा दी है जो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा? ये देखिए एलन सैम्पल है और ये रेटजेल की शिष्या है, और वर्ष 2020 का जो भूगोल का पेपर था बोर्ड परीक्षा का, उसके अंदर पूछा था कि दो अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो आप क्या नाम लिख सकते हैं? एक नाम तो लिख ही सकते हैं एलन सैम्पल, और अगला नाम मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। तो बच्चों इन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्या है? चंचल मानव। मानव कैसा है? मानव बहुत एक्टिव है, आपको पता है ये बात। और अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर भी हमेशा क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी। देखिए बच्चों फिर से वही बात आ गई है, यहाँ पर हम मानव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच में पारस्परिक, आपस में क्या होगी? अंतरक्रिया होगी और इनके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है और वो शब्द क्या है? परिवर्तनशील। क्योंकि मानव भी चंचल है, मानव भी प्रगतिशील है और पृथ्वी के अंदर भी बदलाव होते रहते हैं, तो इनके संबंधों में भी क्या आता रहेगा? परिवर्तन आता रहेगा। तो क्या कहा एलन सी सैम्पल ने? एलन सी सैम्पल ने कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी ये भी क्या कहती हैं कि नियतिवाद, यानी कि प्रकृति ही प्रधान है। ये देखिए बच्चों ये भी नियतिवाद को ही समर्थन देती है और ये फ्रेडरिक रेटजेल से एक कदम आगे भी है। क्यों? क्योंकि उनकी शिष्या है, तो उनकी जो विचारधारा है वो उनसे कहीं बढ़कर है और उन्होंने ये कहा कि प्रकृति प्रधान होती है, मानव प्रधान नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि एक और विचारधारा है संभववाद विचारधारा, उसमें कौन प्रधान है? मानव प्रधान है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो बच्चों हम यहाँ पर अंतर देख लेते हैं, नियतिवाद, संभववाद और एक और विचारधारा है नवनियतिवाद के अंतर्गत। ये देखिए बच्चों ये नियतिवाद विचारधारा, ये संभववाद और ये है नवनियतिवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी विचारधारा आ गई है, तो चलिए पढ़ते हैं नियतिवाद के बारे में। नियतिवाद में किसको अधिक प्रभावी माना गया है? प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है। यानी जो आदि मानव था वो क्या करता था? प्रकृति के आदेशों की पालना करता था। जैसा प्रकृति उसे रखती थी वैसे ही वो रहते थे। और आज भी हम देख सकते हैं कि विश्व के अंदर बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के आदेशों को मानते हैं और उन्होंने प्रकृति के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं किया है। जबकि हमारे जैसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में रहते हैं वो कैसे हो गए हैं? संभववादी हो गए हैं और उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक आदेश को बदलने का प्रयास किया है। जैसे यदि हमें सर्दी लग रही है तो हमने किसका आविष्कार कर लिया?
हीटर का आविष्कार कर लिया। हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर या एयर कंडीशनर का प्रयोग कर लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, प्रकृति को पीछे छोड़ रहे हैं और प्रकृति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मानव विकास कर रहा है, मानव को बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का उपयोग करना पड़ता है और मानव अपनी हद से ज़्यादा जाकर उसका शोषण भी कर लेता है और इसी के परिणाम हम भुगतते हैं। किसके रूप में, पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में। तो जो बच्चों, जो नियतिवाद है वो तो क्या कहता है कि प्रकृति के आदेशों को मानो, और संभववाद क्या कहता है कि मानव प्रकृति को चलाए। जैसे मानव कहता है वैसे ही प्रकृति को करना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जो नियतिवाद है वो क्या मानता है कि मानव नितांत आवश्यकता की स्थिति में है, जबकि संभववाद क्या कह रहा है कि मानव नितांत स्वतंत्रता की स्थिति में है। बच्चों हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं नियतिवाद और संभववाद के रूप में। यानी मानव ने क्या किया, नियतिवाद में प्रकृति को अपनी नियति मान लिया है, और संभववाद में मानव क्या करता है, हर वस्तु को संभव बनाने का प्रयास करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मानव है वो किसका दास बन गया है, प्रकृति का दास बन गया है, जबकि संभववाद विचारधारा कहती है कि मानव प्रकृति की क्या है, स्वामी है, और मानव अपने नियम बनाएगा और प्रकृति को निर्देशित करेगा। लेकिन बच्चों इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और वो किसने उत्पन्न किया, एक अमेरिकन भूगोलवेता है, वो है ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने क्या कहा कि ना तो हमें नियतिवादी होना चाहिए और ना ही हमें संभववादी होना चाहिए। बच्चों यदि हम नियतिवादी हो जाएंगे तो हम विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, और संभववादी हो जाएंगे तो हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा शोषित कर लेंगे और उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। तो जो ग्रिफिथ टेलर हैं, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। यानी कि हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए और प्रकृति के प्रत्येक आदेश को मानना भी नहीं चाहिए। यानी कि होना क्या चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और इन्होंने अपनी विचारधारा का नाम दिया रुको और जाओ विचारधारा। तो बच्चों रुको और जाओ विचारधारा का अर्थ यह है कि हमें प्रकृति के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए, प्रकृति का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, प्रकृति के संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना वो हमें अलाउ करती हो। यानी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमें प्रकृति कितना अलाउ करती है, हम खनिज संसाधनों का कितना उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि नहीं अब संसाधनों की कमी हो गई है तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही या तो अन्य विकल्प तलाशने होंगे या फिर इंतज़ार करना चाहिए। यदि उन संसाधनों का पुनर्भरण संभव है तो हमें वो कार्य भी करना चाहिए। तो क्या कहा इन्होंने, रुको और जाओ विचारधारा। यानी व्यक्ति को धड़ाधड़ प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, और वो किस में होता है, संभववाद में होता है। संभववाद में व्यक्ति क्या चाहता है कि प्रकृति का शोषण किया जाए, अति दोहन किया जाए और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाई जाए। जबकि नियतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति के आदेशों का पालन किया जाए। बच्चों ऐसा भी संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रेडरिक रेटजेल की जो ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा है उन्हें अपनानी चाहिए, और वो इन दोनों के बीच में सामंजस्य को उत्पन्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि नियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं, फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सेम्पल। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी है, जर्मनी के, और एलन सेम्पल अमेरिका की निवासी है। उसी प्रकार संभववाद का जो विचारक है, जो जन्मदाता है, वो कौन है, विडाल डी ला ब्लाश जो कि फ्रांस के निवासी हैं, जीन ब्रूंज जो भी फ्रांस के निवासी हैं, और अल्बर्ट डिमांजिया वो भी फ्रांस के ही निवासी हैं। और जो नवनियतिवाद है जिसका एक और नाम है रुको और जाओ विचारधारा, इसके प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। तो बच्चों हमने क्या देखा, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद यानी कि रुको और जाओ विचारधारा। तो जो विडाल डी ला ब्लाश हैं, जो संभववाद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है, और अब आपको पता चल गया होगा कि उनकी परिभाषा में मानव केंद्र बिंदु रहेगा। यानी कि जो फ्रेडरिक रेटजेल थे
और एलन सी सैंपल थी, उनकी विचारधाराओं में प्रकृति प्रधान थी और इनकी विचारधारा में मानव प्रधान रहेगा। तो देखते हैं इनकी परिभाषा। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। क्या कह रहा है कि जो भौतिक नियम है वो कौन बनाएगा? मानव बनाएगा, और इन भौतिक नियमों से प्रकृति को संचालित किया जाएगा। बच्चों, एक और परिभाषा आती है डिकिन और पिट्स की। इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि मानव भूगोल और मानव उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है, यानी इसमें कौन प्रधान है? मानव और मानव के कार्य। तो बच्चों, ये तो थी फ्रेडरिक रेडज़ेल, एलन सी सैंपल, विडाल डी लाब्लाश, डिकिन और पिट्स की परिभाषाएं। लेकिन इन सब परिभाषाओं को जोड़कर हमने एक नई परिभाषा बना दी है, जिसे हम क्या कहेंगे? सारांश परिभाषा। तो जो सारांश परिभाषा है वो क्या कहती है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है। देखिए, मानव भूगोल क्या बता रहा है? एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों में प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। बच्चों, उद्देश्य क्या है? मानव की प्रगति का, लेकिन बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। तो मानव को प्रगति करनी चाहिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये स्पष्ट हो गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के साथ में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।